नमस्कार। हिंदी विभाग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रायोजित एमए हिंदी पाठ्यक्रम श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दोड्डा शेष बाबू, हिंदी विभाग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस श्रृंखला में दलित साहित्य विशेष अध्ययन के अंतर्गत दलित आत्मकथा की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम आत्मकथा का अर्थ, आत्मकथा की परिभाषा, दलित आत्मकथा की परिभाषा और दलित आत्मकथा की पृष्ठभूमि आदि विषयों की चर्चा करेंगे। आत्मकथा का अर्थ। आत्मकथा किसी लेखक के जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं का विवरणात्मक व्याख्यान है, जिसमें लेखक के जीवन अनुभव को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न होता है। अर्थात लेखक का जीवन और उनके जीवन से जुड़े विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों की चर्चा भी होती है। आत्मकथा को लेकर विभिन्न साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने की चेष्टा की है। आत्मकथा की परिभाषा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आत्मकथा द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ और शार्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ऑटोबायोग्राफी द राइटिंग्स ऑफ वंस ओन हिस्ट्री द स्टोरी ऑफ वंस लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। अर्थात आत्मकथा अपने द्वारा अपने बारे में लिखित एक विशेष कहानी है। हिंदी साहित्यकोश के अनुसार आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के सुख दुख का सिंहावलोकन समग्रता से करता है। आत्मकथा के द्वारा ही लेखक अपने बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन और व्यापक पृष्ठभूमि में अपने जीवन का महत्व दिखलाया जाना संभव है। गोविंद त्रिगुणायन के अनुसार आत्मकथा लेखक के जीवन की दुर्बलताओं, सभ्यताओं आदि का वह संतुलित और व्यवस्थित चित्रण है जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के निष्पक्ष उद्घाटन में समर्थ होता है। डॉक्टर शांति खन्ना के अनुसार जब लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन चरित्र को चित्रित करने की अपेक्षा अपने ही व्यक्तित्व का विश्लेषण विवेचनपूर्ण रूप से करता है, तब वह आत्मकथा कहलाती है। अतः आत्मकथा का नायक लेखक स्वयं होता है। इसमें लेखक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करता है। आत्मकथा लेखक आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण के दृष्टिकोण से लिखता है। इसके साथ वह आत्मप्रचार की भावना से भी व्यक्तिगत जीवन का विवेचन करता है। वह चाहता है कि उसके अनुभवों का लाभ अन्य लोग भी उठा सके। आत्मकथाकार केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं, लेकिन सर्वप्रतिष्ठित होना जरूरी है। इसमें लेखक ही नायक है। यह वैयक्तिक पक्ष होने के साथ साथ सामाजिक पक्ष भी है। यह लेखक के जीवन का इतिहास होने के साथ साथ उनके जीवन का पुनर्व्याख्यान भी है। हिंदी आत्मकथा के संदर्भ में बनारसी दासकृत अर्धकथानक को पहली आत्मकथा के रूप में माना जाता है। अब हम दलित आत्मकथा की चर्चा करेंगे। दलित आत्मकथा अन्य आत्मकथाओं से अलग एवं विशेष आत्मकथा है। इसमें व्यक्ति की चेतना ही नहीं, सामाजिक चेतना भी दिखती है। दलित आत्मकथा के बारे में जानने के लिए दलित साहित्य के बारे में भी जानना आवश्यक है। वास्तव में दलित साहित्य दलित चेतना का साहित्य है। हजारों सालों से जिन लोगों को जाति या धर्म के नाम पर वंचित रखा है, उन सब की वेदना, यातना, आशा आदि सभी विषयों की चर्चा इसके अंतर्गत होती है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर दलितों को आदि से लेकर आज तक सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाओं से वंचित किया गया है। जिस वर्ण व्यवस्था ने जातीय अस्मिता के नाम पर कुछ ही वर्णों को श्रेष्ठ घोषित कर दलितों को हमेशा के लिए अछूत व निम्न कहा है,
उसी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना दलित साहित्य का मुख्य कर्तव्य है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा का अनुपालन करते हुए, समता और बंधुत्व की नीति को अपनाते हुए पूरे समाज को एक रास्ते पर लाना इस साहित्य का महान उद्देश्य है। गौतम बुद्ध की समतामूलक समाज का निर्माण भी इस विचारधारा का मुख्य विषय रहा है। इसी विचारधारा को अपनाते हुए हिंदी साहित्य में दलित साहित्य के तहत अनेक रचनाकारों ने कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक तथा आत्मकथा के माध्यम से दलित जीवन की व्यथा कथा को सक्षम ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा करते आ रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा से प्रेरित यह दलित साहित्य दलित जीवन की यथार्थ कथा को जस का तस समाज के सामने रखना चाहता है। दलित समाज की वास्तविक स्थिति को जनता के समक्ष रखकर दलित जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के प्रति प्रधान समाज का ध्यान आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी सिलसिले में दलित साहित्य को हम देख सकते हैं। दलित आत्मकथा दलित जीवन की वास्तविक कथा है। अन्य विधाओं से भी आत्मकथा अत्यंत प्रभावित विधा है। दलित आत्मकथा के महत्व को दृष्टि में रखकर अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकारों से उसे परिभाषित करने की चेष्टा की है। दलित साहित्यकार चरण कुमार लिम्बाले अपनी पत्नी के प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहते हैं कि फिर भी मैं सोचता हूँ, यह सोचकर कि जो जीवन मैंने जिया है वह मेरा नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों का जीवन है। मुख्य बात है कि मैंने जो अमानवीय जीवन जिया, लाखों यातनाओं का सामना किया, फिर यहाँ तक पहुँचा। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी आत्मकथा जूटन के संदर्भ में लिखते हैं कि दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभवदग्ध है। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांस ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। इतना ही नहीं, आगे दलित लेखन की विशेष शैली पर बात करते हुए लिखते हैं कि इन अनुभवों को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा। कितना दुखदायी है यह सब। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनापूर्ण लगता है। दलित आत्मकथाएं दलित समाज की सामाजिक स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत करने वाली सही आत्मकथाएं हैं। दलित आत्मकथाओं में दलित स्त्रियों की आत्मकथाओं को अलग ढंग से देखने की स्थिति आज विशेष कर रही है। पुरुषों के द्वारा लिखित आत्मकथाएं केवल सामाजिक दमन और जाति बनाम शोषण पर ही अधिक जोर देती है। स्त्रियों के द्वारा लिखित आत्मकथाओं में घर के अंदर और बाहर का भी शोषण स्पष्ट रूप में प्रकट होता है। घर के अंदर पुरुषवादी वर्चस्व से और घर के बाहर जातिवादी वर्चस्व से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इस संदर्भ में दोहरा अभिशाप की लेखिका कौशल्या बैसंत्री का कहना है कि मैं लेखिका नहीं हूँ, न साहित्यिक, लेकिन अस्पृश्य समाज में पैदा होने से जातीयता के नाम पर जो मानसिक यातनाएं सहन करनी पड़ी, इसका मेरे संवेदनशील मन पर असर पड़ा। मैंने अपने अनुभव खुले मन से लिखे हैं। पुरुष प्रधान समाज औरतों का खुलेपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। पति तो इस ताक में रहता है कि पत्नी अपने पक्ष को उजागर करने के लिए चरित्रहीनता का टप्पा लगा दे। दलित आत्मकथाओं का विवेचन भी स्त्री पुरुषों के लेखन के संदर्भ में अलग अलग ढंग से ही किया जाता है। दलित आत्मकथा का आरंभ हिंदी साहित्य में 90 के दशक से माना जाता है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा अपने अपने पिंजरे है, जो मोहनदास नमेशराय द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रमुख दलित आत्मकथाएं इस प्रकार है। मोहनदास नमेशराय की अपने अपने पिंजरे
ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूटन, चुरुसपाल चौहान की तिरस्कृत संतप्त, कौशल्या बैसंतरी की दोहरा अभिशाप, सुशीला टागभोरे की शिकंजे का द्वर्त, शोरा सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर, माता प्रसाद की झोंपड़ी से राजभवन तक, तुलसी राम की मुर्दहिया मणिकर्णिका, रूपनारायण सोनकर की नागफणी, डॉक्टर धर्मवीर की मेरी पत्नी और भेड़िया, डी.आर. जाटव की मेरा सफ़र मेरी मंजिल, श्यामलाल जदिया की एक बंगी उपकलपति की आत्मकथा। अतः स्पष्ट बात यह है कि आत्मकथा लेखक के गत जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं का एक विशेष दस्तावेज है। इसमें लेखक अपने जीवन में घटित विभिन्न घटनाओं को सोदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है। इसी कारण इसे आत्मचरित्र, आत्मजीवनी, अपनी कहानी, आत्मवृत्त और मेरी कहानी आदि नामों से भी बुलाया जाता है। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन से संबंधित होने के कारण उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए संस्कृति, रीति रिवाज आदि सभी विषयों की चर्चा भी करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस पाठ्यक्रम के तहत हमने आत्मकथा और दलित आत्मकथा को लेकर चर्चा की है और एक एपिसोड में हम और एक विषय को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।